Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of my students. We will start the lecture with the name of Allah. So for this we will listen Surah Falaq with Urdu translation. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد। कहो कि मैं सुबह के मालिक की पनाह मांगता हूँ हर चीज की बुराई से जो उसने पैदा की, और अंधेरी रात की बुराई से जब उसका अंधेरा छा जाए, और गंडों पर पढ़ पढ़ कर फूंकने वालियों की बुराई से, और हसद करने वाली की बुराई से जब वो हसद करने लगे। Today our topic is example number 4.5 and 4.6 and the quick quiz on page number 99. Unit number 4, 9th class physics. Okay, our first numerical is numerical number 4.5, example 4.5. Okay, and that is very easy. What is in it? A block of weight 10 Newton is hanging through a cord as shown in the figure 4.29. Find the tension in the cord. Basically आपके पास क्या है? It is similar to the numerical number 4.7 and 8. We have a block having the mass, having the weight of 10 Newton, and it is hanging with a string. You have to find out the how much tension is produced in that cord or that string. As according to the Newton's first law of motion, equilibrium, first condition of equilibrium, that sum of all the forces acting along x-axis and y-axis is zero. So as it satisfy the first condition of equilibrium, क्योंकि body rest पे है और ये first condition को satisfy कर रही है. अब along x-axis के along तो कोई force act कर ही नहीं रही, तो हमारे पास summation fx तो zero हो जाएगा. लेकिन y-axis के along दो forces act कर रही हैं, that is tension and weight. That is summation y fy is equal to 0. So हम ये लिख देंगे t minus w, यानी आप ये इस केस में आप जिस तरह से मर्जी कर लें, t minus w कर लें या w minus t कर लें, वो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है. हाँ, जब बॉडी मूव कर रही होती है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, तब हमारे पास एक प्रॉपर कंडीशन होती है कि हम t minus w करेंगे, w minus t करेंगे. दैट यू हैव डन इन द केसेस ऑफ टेंशन, ठीक है, वो आप पढ़ चुके हो. सो आप क्या करेंगे? एज वी नो दैट द बॉडी इज एट रेस्ट, तो यहाँ पे आपके पास बॉडी क्या है? टेंशन इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी. तो टेंशन इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी इज 10 न्यूटन, तो ये आपके पास सेटिस्फाई करती है, ठीक है. तो आपके पास टेंशन भी 10 न्यूटन है और वेट ऑफ द बॉडी भी 10 न्यूटन है. तो यहाँ से वो भी पता चल गया ना दैट एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, राइट. नाउ द नेक्स्ट न्यूमेरिकल is numerical number 4.6. It is here, and this numerical again it is a very very important numerical, and the figure is given, ठीक है. इसमें फिगर आपको बनी हुई है, इसमें फिगर आपको बनाने की जरूरत नहीं है. जस्ट लाइक द न्यूमेरिकल नंबर 4.10 जो आपकी एक्सरसाइज का 4.10 न्यूमेरिकल था, उसमें आपको फिगर खुद से ड्रॉ करनी थी, लेकिन यहाँ पे आपको फिगर गिवन है. गिवन इज दैट वी हैव अ रॉड ए बी. ये पूरी एक रॉड है, इस पूरी रॉड की लेंथ जो है वो 1.5 मीटर है, ठीक है. G इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे W लिखा हुआ है. W का मतलब ये है ना कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज दैट पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो यहाँ पे बॉडी का वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, ठीक है. इट मीन्स कि पॉइंट G पे एक फोर्स एक्ट कर रही है. फिर उन्होंने कहा कि एक वेज है. वेज आपके पास एक मटेरियल होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, जिसको हम लोग रॉड को बैलेंस करने के लिए उस वेज को यूज करेंगे, ठीक है ना. और रॉड, इस वेज को जो हमने रखा है इस पॉइंट O पे, ठीक है, और वेज के एक साइड पे पॉइंट A है. A से O तक का जो डिस्टेंस है 0.5 मीटर है, ठीक है. और यहाँ पे जो फोर्स एक्ट कर रही है
ए पॉइंट पे इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन दैट इज 100 न्यूटन। ठीक है, ये देखिए उन्होंने लिखा हुआ है 100 न्यूटन। अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड एट दी वन एंड वन ऑफ इट्स नियरर एंड। ठीक है, ये देखिए ओ पॉइंट से नियरर एंड कौन सा है, ए है या बी है, ए है, तो ए पॉइंट पे आपके पास फोर्स लग रही है 100 न्यूटन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब आपने फाइंड आउट क्या करना है, आपने फाइंड आउट करना है वेट ऑफ द रॉड और रिएक्शन ऑफ द वेज। देखिए वेज आपके पास, अगर वेज के ऊपर हमने रॉड को रखा है तो रॉड का अगर आपके पास एक्शन रॉड प्रोड्यूस कर रही है इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो एक रिएक्शन ऑफ द वेज भी होगा। ठीक है ना, वो आपने फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहाँ पे डेटा आपको फोर्स आपको 100 न्यूटन है, ओ ए का डिस्टेंस 0.5 है, ए जी जी सेंट्रल पॉइंट है, तो ए जी का डिस्टेंस और जी बी का डिस्टेंस वो 0.75 है, ओ जी का डिस्टेंस 0.25 है एंड ओ ए का डिस्टेंस 0.5 है। ठीक है, ये आपको सब कुछ गिवन है। ठीक है, ये आपके पास। अब सबसे पहले हम इसका वेट फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए वेट फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे देखें, अगर फोर्स एक्ट कर रही है, ठीक है, और बॉडी पे हमने फलक्रम वेज भी रखा हुआ, तो बेसिकली यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस होगी। अब टॉर्क कैसे प्रोड्यूस होगी, ज़्यादा ध्यान से अब ये देखिएगा। देखिए ये लेजर लाइट आपको नजर आ रही है, जो वेट है, वेट की वजह, देखिए ये जो ओ पॉइंट है ना, ये तो एक्सिस ऑफ रोटेशन बन गया कि आपने देखो एक रॉड है, उसके नीचे वेज रख दे, तो यहाँ पे रॉड जो है रोटेट करेगी इस पॉइंट पे, जैसा सी सॉ बन गया ना। सी सॉ पे आप ये देख लो कि इसका जो सेंट्रल पॉइंट, एक साइड पे डिस्टेंस ज्यादा हो गया, एक साइड पे डिस्टेंस कम हो गया है, लेकिन ये सी सॉ की एग्जाम्पल है। अब ये जो वेट है, वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगी इस साइड पे, और वो कौन सी टॉर्क होगी, क्लॉकवाइज। ठीक है, एफ फोर्स है, इसकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगी इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू डब्ल्यू इज क्लॉकवाइज एंड टॉर्क विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एफ इज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये दो चीजें। अब देखिए एक्सिस ऑफ रोटेशन और अप्लाइड फोर्स, दो पॉइंट्स होते हैं ना, एक वो पॉइंट जहाँ पे बॉडी रोटेट कर रही होती है और एक वो पॉइंट जहाँ पे बॉडी की फोर्स लग रही होती है। उन दोनों का डिस्टेंस क्या होता है, मोमेंट आर्म। तो ये समझने की जरूरत है कि यहाँ पे फोर्स ये है, तो मोमेंट आर्म क्या हो जाएगा, ओ ए, एक टॉर्क तो ये हो गई, डब्ल्यू इज द फोर्स। ठीक है, तो मोमेंट आर्म क्या हो जाएगा, ओ जी। ठीक है, ये दो टॉर्क्स होगी। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों टॉर्क्स को प्लस करेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन समेशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन आपके पास क्या होता है, सम ऑफ ऑल द टॉर्क इज इक्वल टू 0। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बुक में एक और टॉर्क ली है। देखिए यहाँ पे जो ये वेज है, वेज आपके पास एक फोर्स लगा रहा है, रिएक्शन फोर्स। अब देखें जिस पर हम कहते हैं ना कि एक पॉइंट जहाँ पे फोर्स अप्लाई करें एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, तो वहाँ पे मोमेंट आर्म 0 होता है, तो हम यहाँ पे भी कंसीडर करेंगे कि अगर यहाँ पे फोर्स रिएक्शन है तो मोमेंट आर्म 0 है, तो हम कहेंगे यहाँ पे भी एक टॉर्क प्रोड्यूस हो रही है जो कि 0 है, लेकिन उसको हम कंसीडर जरूर करेंगे। ठीक है, अब हम इन तीनों टॉर्क्स को ऐड करेंगे, F मल्टीप्लाई बाय ओ ए, W मल्टीप्लाई बाय ओ जी एंड R मल्टीप्लाई बाय 0। 0 क्यों किया है कि इस पॉइंट पे मोमेंट आर्म 0 है। एक चीज तो ये होगी। दूसरी चीज आपने याद रखनी है कि जो क्लॉकवाइज टॉर्क होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है, वी विल टेक नेगेटिव क्लॉकवाइज टॉर्क। ठीक है, और जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होती है वी विल टेक इट पॉजिटिव, हम उसको क्या करते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो ये देखें, ये जो ओ जी वाली टॉर्क है डब्ल्यू की वजह से ये क्लॉकवाइज है, तो हम इसको नेगेटिव लेंगे। नाउ लुक एट द सोल्यूशन, समेशन टॉर्क इज इक्वल टू 0। क्या उन्होंने कहा कि समेशन जो आपके पास है टॉर्क वो आपके पास 0 है, तो F मल्टीप्लाई बाय ओ ए प्लस R मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस W मल्टीप्लाई बाय ओ जी, माइनस वही मैंने आपको की उनकी क्लॉकवाइज टॉर्क थी। अब आपको सारी वैल्यूज गिवन है, R मल्टीप्लाई बाय 0 तो 0 हो जाएगा, सारी वैल्यूज आपको गिवन है। आपने क्या करना है, इनका आपके पास वेट आपके पास आ गया। ठीक है, यहाँ तक वेट आपके पास आ गया, तो ये आपके पास एक वैल्यू तो आपने फाइंड आउट कर ली। देयर आर 3 फोर्सेस एक्टिंग। ठीक है, 3 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक तो आपके पास वेट ऑफ द रॉड एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दूसरा फोर्स, फोर्स जो कि आपके पास 100 न्यूटन थी वो एक्ट कर रही है, और तीसरी रिएक्शन, और रिएक्शन इज ऑल्सो अ फोर्स। ये 3 फोर्सेस बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही हैं।
दोबारा देख लेते हैं फिगर की तरफ ताकि आपको सही समझ आए। देखिए फिगर आपके पास क्या क्या, ये देखें, ये वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन यानी अलोंग वाई एक्सिस, फोर्स एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन वाई एक्सिस, और रिएक्शन फोर्स एक्ट कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन वाई एक्सिस। तो इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस के अलोंग तो कोई फोर्स लग ही नहीं, हम वाई एक्सिस के अलोंग लगेंगे, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज इक्वल रिएक्शन। अब देखिए एक्शन क्या हो रहा है, जो फोर्स अप्लाई हो रही है और जो वेट है वो एक्शन है, और रिएक्शन आपके पास वेज का जो कि आर है। अगर हम ये इक्वेशन लेते हैं, देखिए साइड पे जो ये लिखी हुई है ए इज इक्वल टू आर, अगर हम ये कंसीडर कर लेते हैं एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, और एक्शन फोर्सेस कौन कौन सी हैं, दो हैं, फोर्स एंड वेट, तो हम कर देते हैं फोर्स प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू रिएक्शन फोर्स आर। अब वैल्यूज पुट कर दें, फोर्स आपके पास कितनी है 100 न्यूटन, और वेट आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं 200, तो 200 प्लस 100 इज इक्वल टू 300, तो ये 300 आपका आंसर है। इन्होंने ये इक्वेशन कैसे लिखी है, इन्होंने इसी तरह से इक्वेशन अरेंज करके एफ और डब्ल्यू को आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ या आर को राइट हैंड साइड पे ले आओ, इक्वेशन आपकी मर्जी, आप जिस तरह से मर्जी बना लें, लेकिन आपके पास आपको ये बेसिक इक्वेशन यही है, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। तो आपके पास ये देखें रिएक्शन फोर्स भी आ गई और आपने जो है वो फाइंड आउट कर लिया इसका weight of the rod, right? Okay, the question number 1, the quick quiz. The question is this: a ladder at the wall, as shown, leaning at the wall, shown in the figure 4.31, is in equilibrium y. अब उन्होंने ये पूछा है कि क्या ये बॉडी जो है ये इक्विलिब्रियम पे होगी या नहीं होगी, अब आपने ये बताना है, ठीक है। अब देखिए, और सेकंड क्वेश्चन भी आप लोग देख लें। सेकंड क्वेश्चन आपके पास क्या है, सेकंड क्वेश्चन ये है, इफ द वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है, वेट ऑफ द लैडर विच इज शोन इन द सेम फिगर pushes the wall at its top and thus produce a clockwise torque, does the ladder satisfy the second condition of equilibrium? दोनों का सेम आंसर आप लिख सकते हैं। पहले में उन्होंने पूछा है कि क्या ये इक्विलिब्रियम में है, और दूसरे में उन्होंने ये पूछा है कि क्या ये बॉडी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई कर रही है। रीजन उन्होंने बता दिया है कि अगर इसका वेट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है और जो रिएक्शन ऑफ द वॉल है वो प्रोड्यूस कर रही है क्लॉकवाइज टॉर्क। अब इसको कैसे करेंगे, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए आपके पास जो वेट है, अगर हम इसके अपर एंड को ले रहे हैं, ठीक है, लोअर एंड आप समझ लो कि ये फिक्स है, ठीक है, लोअर एंड इसका क्या है, बॉटम एंड इसका फिक्स है। अगर आप ये करते हो कि अपर एंड पे वेट एक्ट कर रहा है इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन, वेट एक्ट कर रहा है इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, ये आपके पास वेट की डायरेक्शन है। अब वेट की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगी, ये देखिए इस तरह से ये घूमेगा, जहाँ पे ये लेजर लाइट आपको नजर आ रही है, ये होगी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। देखें इधर लिखा भी हुआ है, ड्यू टू वेट ऑफ द लैडर इट प्रोड्यूस एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, ठीक है। अब अगर हम कहते हैं कि इसका जो रिएक्शन ऑफ द रॉड है, अब रिएक्शन ऑफ द वॉल जो है, वॉल की जो रिएक्शन है वो आपके पास उसकी डायरेक्शन ये है, ठीक है, ये आउटवर्ड आ रहा है, पर इसकी वजह से ये टॉर्क प्रोड्यूस कर सकती है, यानी इस साइड पे घूम सकती है। अगर हम कह रहे हैं रिएक्शन उसको धक्का लगा रही है, पुश कर रही है, तो ये क्लॉकवाइज टॉर्क होगी। इट इज रिटन इन दी पार्ट नंबर 2। अब बिकॉज द बॉडी इज एट रेस्ट, रेस्ट पे यहाँ पे है, तो इसका मतलब है कि इट्स क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज torque balance each other, they will cancel each other, and the ladder is at rest. Yes, it is in the second condition of equilibrium, और फर्स्ट में आप ये लिख सकते हैं yes it is in the state of equilibrium because clockwise and anti clockwise torque cancel the effect of each other, ठीक है। दोबारा देख लें, its weight is acting in the downward direction and produces the anti clockwise torque. The reaction of the wall pushes the ladder and it produces the clockwise torque. Both torques cancel the effect of each other and the body remain in the state of rest. It means it satisfies the second condition of equilibrium, or it means the body is in state of equilibrium. तो first two parts जो है वो आपके इस तरह से solve हो जाएंगे। The next part is this: Does the speed of the fan go on increasing all the time? अब आप कमरे में बैठे हैं, आपके फैन जो है
वर्किंग कंडीशन में है, तो क्या फैन की स्पीड खुद ब खुद इंक्रीज और डिक्रीज हो जा रही है, या वो आपके पास उसको वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है? नो, द स्पीड ऑफ द सीलिंग फैन डज नॉट गो ऑन इंक्रीजिंग ऑल द टाइम, इट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव किए जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, अल्टीमेटली जब तक हम उसका खुद उसकी स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिमोट और विद द हेल्प ऑफ अ स्टार्टर, ठीक है, उस वक्त तक आपके पास वो अपनी स्पीड को तेज या कम नहीं करेगा। तो लिखेंगे नो, द स्पीड ऑफ द फैन डज नॉट गो ऑन इंक्रीजिंग ऑल द टाइम, इट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और यूनिफॉर्म स्पीड के साथ वो मूव करता रहता है। अब इसी से रिलेटेड पार्ट नंबर 4 है, does the fan satisfy the second condition for equilibrium when rotating with uniform speed? देखिए, जब आपके पास वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो यस, इट सेटिस्फाई द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, क्योंकि आपके पास वहाँ पे जो नेट टॉर्क है, यानी वो जो अप्लाइड टॉर्क है, वो उसको इस तरह से टैकल कर रहा है कि अप्लाइड टॉर्क की वजह से वो उसके इफेक्ट को कैंसिल कर रहा है, एंड इट कंटिन्यूज टू मूव इन दी यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ क्या कर रहा है, मूव किया जा रहा है, तो यस, इट सेटिस्फाई द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। आप इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे? Yes, if the fan satisfy the second condition of equilibrium, then it moves with a uniform speed, but the net torque acting on it becomes zero. उसके ऊपर जो net torque हम consider करेंगे वो zero हो जाएगा, ठीक है बेटा। So this is all about our lecture of today. Now, any question you want to ask about this topic? Thank you so much. Have a nice day. Allah Hafiz to all of you. अल्लाह हाफिज़ माँ।